प्राचीन काल में जब उरण बंदर एक समृद्ध और व्यस्त बंदरगाह था, तब इसकी रक्षा के लिए चारों ओर एक मजबूत तटबंदी बनाई गई थी। पर असली रहस्य शुरू होता है करंजा द्वीप पर स्थित उस पर्वत से, द्रोणागिरी। कहा जाता है कि द्रोणागिरी पर्वत पर बनाया गया किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, वह एक रक्षक का घर था। ऐसा रक्षक जो न तो पूरी तरह मानव था, न ही देवता। सदियों से वह इस किले की रक्षा कर रहा है और आज हम उसी पर्वत पर चढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हमने पूरी रात दिलीप दादा के घर में गुजारी और यहाँ से हम सफ़र का ऐलान करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा डोंबिवली शहर है और हमारी कार पीपी चेंबर में खड़ी है। लेट्स गो। ऑफिस से सीधा निकला, कोई आराम नहीं, कोई पैकिंग नहीं, बस सीधा दिलीप दादा के घर पहुंचा। मन में यही था कि सुबह जल्दी निकलना है तो कुछ घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन दिल में एक्साइटमेंट इतनी थी कि नींद भी हल्की सी आई। हमारा सफर शुरू हुआ सुबह 6 बजे डोंबिवली से। नींद अभी पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन दिल में जोश था क्योंकि आज हम जा रहे थे उरण की ओर, द्रोणागिरी किले की रहस्यमयी ट्रैक पर। रास्ता लगभग 3 घंटे का था। कार में हल्की फुल्की मस्ती, सड़कों पर निकलते सूरज की किरणें और बीच बीच में ट्रैकिंग गियर चेक करना। पानी है ना, चिप्स रखे ना, टोपी लाया क्या। उरण की सीमा में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। शहरी शोर पीछे छूट चुका था। सामने थे खेत, छोटी गलियां और दूर से दिखाई देता एक शांत सा पहाड़, द्रोणागिरी। चलो अभी निकलते हैं द्रोणागिरी की ओर। 6:30 बजे के करीब हम डोंबिवली से निकले थे। अभी का टाइम हुआ है, पूछा दादा कितना टाइम दादा? 8:30। सो लगभग 2 घंटे का समय हमको लगा उड़न में आने के लिए। और ये हमारा पूरा टीम है। हाय दिलीप दादा, रोशन दादा, डैडी एंड ऋषभ। टोटल 5 मेंबर्स। 5 are we? ट्रेल छोटा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रास्ता एकदम सीधा है। मावशी पुढूनच रस्ता आहे ना? हम धीरे धीरे स्थानिक लोगों की बस्ती से आगे बढ़ रहे थे, किले की ओर। पहाड़ की गोद में सजी उस बस्ती का हर घर मानो धरती और आसमान के बीच एक पुल सा बंधा हो। घरों की दीवारें सीधे पहाड़ का सहारा लेती थीं, कुछ पत्थर से तराशी गईं, कुछ मिट्टी और लकड़ी से बुनी हुई। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कोई ट्रैक नहीं किया था। लगभग 3 महीने के बाद मैं द्रोणागिरी की ओर आया हूँ। किला एकदम छोटा सा है। लगभग किले की चढ़ाई करने के लिए 30 से 45 मिनट का समय लगने वाला है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में चालुक्य सम्राट पुलकेशी ने मौर्यों की राजधानी घारापुरी पर विजय प्राप्त की। ऐहोल के शिलालेख में इसका जिक्र मिलता है। घारापुरी, जो आज एलिफेंटा द्वीप के नाम से जानी जाती है, एक महत्वपूर्ण स्थल था और उरण बंदरगाह उसकी रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। समुद्र के नजदीक स्थित इस बंदरगाह की सुरक्षा के लिए करंजा द्वीप पर द्रोणागिरी पर्वत पर एक किले का निर्माण किया गया। यह किला न केवल उरण बंदर का रक्षक था, बल्कि समुद्र मार्गों पर निगरानी रखने का भी कार्य करता था। आज भी यह किला अपनी वीरता और ऐतिहासिक महत्व को चुपचाप समेटे खड़ा है। 5 से 10 मिनट की चढ़ाई हुई। आप देख सकते हैं बजरंगबली के दर्शन हुए हैं। पूरे मूर्ति पे सिंदूर लगा हुआ है। ऊपर कोई छत नहीं है,
हालांकि अभी सह्याद्री उनका माँ बाप है और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राम और रावण के बीच घोर युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मण एक शक्तिशाली बाण लगने के कारण गंभीर रूप से मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण को बचाने के लिए एक विशेष औषधीय जड़ी बूटी संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हनुमान जी को यह दायित्व सौंपा गया कि वे हिमालय जाकर वह चमत्कारी बूटी लाएं। हनुमान जी ने बिना समय गंवाए हिमालय की ओर उड़ान भरी, लेकिन हिमालय पर पहुंचने के बाद उन्हें यह समझ नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। असमंजस में आकर उन्होंने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और उसे लेकर लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उड़ते समय एक छोटा सा हिस्सा उस विशाल पहाड़ से टूटकर गिर पड़ा और वह टुकड़ा अरब सागर के किनारे आकर गिरा। कहा जाता है कि वही गिरा हुआ हिस्सा आज का द्रोणागिरी पर्वत है। समय के साथ यह स्थान न केवल ऐतिहासिक बल्कि पौराणिक आस्था का भी प्रतीक बन गया। आज भी द्रोणागिरी पर्वत लोगों के मन में चमत्कारिक गाथाओं का स्थल बनकर जीवित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बुरुज के दर्शन हुए। फिलहाल तो उसकी हालत बहुत ख़राब है। फिर एक बार हमें बजरंगबली के दर्शन हुए हैं। आप देख सकते हैं बजरंगबली फिर से यहाँ पे विराजमान दिखाई देते हुए। हालांकि उनके ऊपर फिर से छत्तर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सह्याद्री उनका माँ बाप रहा है। द्रोणागिरी किला एक समय देवगिरी के यादवों के अधिकार में था। समय बदला और वर्ष 1530 में पुर्तगालियों ने इस किले की मरम्मत करवाई। इसके कुछ ही वर्षों बाद 1535 में एक पादरी जिसका नाम अंतोनो दा पोर्तो था, उसने यहाँ 3 चर्च बनवाए, नोसा सेनहोरे, NS द पेन्हा और SENM फ्रांसिस्को। 16वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए यह किला बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के नियंत्रण में आ गया, लेकिन इतिहास की करवट के साथ यह किला फिर अंग्रेजों के हाथों चला गया। मुंबई द्वीप की सुरक्षा के लिहाज से घारापुरी किला, उरण गांव और उरण के पास स्थित करंजा द्वीप पर बना द्रोणागिरी किला बेहद महत्वपूर्ण बन गया था। फिर आया 10 मार्च 1739 का दिन, जब मराठा सेनापति मानाजी आंग्रे ने अंग्रेजों से उरण का किला और द्रोणागिरी किला जीत लिया। इस विजय ने मराठों की समुद्री शक्ति को और भी मजबूती दी। आपको बताते हैं, हमारे सब मेंबर नीचे की ओर गए हैं। हमको भी उधर जाना चाहिए। अब तक सूरज की तपिश जोर पकड़ चुकी थी। माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन हमारे इरादे अब भी ठंडे नहीं पड़े थे। किले की दीवारें जैसे हमें बुला रही थीं, और भी राज बाकी हैं। हमने पानी की बोतल से 2 घूंट लिए, कैमरा कस के पकड़ा और अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। हर मोड़ पर कोई न कोई कहानी छुपी थी, कभी किसी वीर राजा की गाथा तो कभी किसी रानी की खामोश परछाई। सूरज सिर पर था, लेकिन हमारे अंदर की जिज्ञासा उससे भी ज्यादा गर्म थी। वक्त कम था पर जज्बा पूरा। अब मंजिल पास थी और हम पूरी रफ्तार से उसके करीब जा रहे थे। आप देख सकते हैं, ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, यानी द्रोणागिरी पर्वत का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। जब हम यहाँ से एंटायर हो जाएंगे तो हमें सर्वप्रथम श्री गणेश के दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे।
गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति। मोरया। और ये मूर्ति की खासियत ये है कि पूरे पत्थर में ये मूर्ति का शेप दिया गया है, आप देख सकते हैं। किले के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही हमारी नजर दो देवड़ियों पर पड़ी। एक देवड़ी में श्री गणपति बाप्पा की सुंदर मूर्ति विराजमान थी, शांत, सौम्य और आशीर्वाद देती हुई। उनकी मूर्ति देखते ही मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे किले की सारी थकान अचानक मिट गई हो। दूसरी देवड़ी खाली थी, मानो किसी नई मूर्ति की प्रतीक्षा कर रही हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, किले की गलियों और राहों से गुजरते हुए एक बार फिर बाप्पा के दर्शन हुए। इस बार भी वे उसी स्नेह और आशीर्वाद की भावना के साथ दिखे। ऐसा लगा मानो किले की हर दीवार में उनका आशीर्वाद समाया हुआ है और हर मोड़ पर वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हम निकले हैं वेताल देव के दर्शन के लिए और आप देख सकते हैं रास्ता एकदम कड़क धूप का है और घने जंगलों से जाता हुआ ये रास्ता अलग ही मज़ा देके जाता है। सो बेसिकली क्या करना है, आपको आराम आराम से चलना है, घोंड घोंड पानी पीना है, मतलब धीमे धीमे पानी पीना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे और आराम से अपना ट्रैक एंजॉय करना है। आप देख सकते हैं, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, अभी ऐसी हालत हमारी हो चुकी है। खूब बोल रहा So, है मैं। फाइनली हम आ चुके हैं एक छोटे से पेड़ के छावे में। यही पेड़ है जो हमें राहत की सांस लेने में यादगार कर रहा है। ओके, धूप तेज है, आसमान में सूरज जैसे आग उगल रहा है। कड़ी दोपहरी के बीच ड्याडी ने अपना साफा कसकर बांधा और हाथ में लाठी ली। वो वेताल देव के पुराने रहस्यमयी मंदिर को ढूंढने निकले हैं, जिसका जिक्र सिर्फ बूढ़ों की कहानियों में होता था। पता नहीं वेताल देव के दर्शन कभी होने वाले हैं। पता नहीं डैडी जी कहाँ गए और पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। तो पता नहीं का मतलब पता नहीं। रास्ता घना जंगल वाला है, चारों ओर ऊंचे पेड़ जिनकी शाखें सूरज की रोशनी को नीचे नहीं आने देती। पत्तों के बीच से झींगुरों की आवाज, दूर कहीं किसी जानवर की हल्की गुर्राहट और हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट, सब मिलकर माहौल को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। आप देख सकते हैं भगवान वेताल देव के मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो मन में एक आशा थी कि वेताल देव के दर्शन करके रहेंगे, वेताल देव के दर्शन हो चुके हैं और आगे की योजना है हमारे ट्रैक लीडर ऋषभ बताएंगे और डैडी हमको सपोर्ट करने वाले हैं कि आगे की योजना क्या है। वेताल मंदिर की शीतल छाया में हमने आधा घंटा विश्राम किया। थकावट से चूर शरीर को जैसे ही थोड़ी राहत मिली, मन में एक नई उमंग जाग उठी। मंदिर की शांति, पक्षियों की चहचहाहट और हल्की सी हवा ने जैसे फिर से जीवन भर दिया। अब हम फिर से ट्रैक के लिए तैयार थे, पहले से भी ज्यादा जोश और आत्मविश्वास के साथ। सूरज सिर पर था, धूप तेज हो चुकी थी। वेताल मंदिर के पास हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं पानी की टंकियाँ। किले की हमारी यात्रा अपने अंतिम मुकाम की ओर बढ़ रही थी। वो थी एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी पानी की टंकी। अब तक जितनी भी वास्तुएं देखी थीं, सबने मन मोह लिया था, लेकिन यह आखिरी विरासत कुछ अलग ही थी। कहते हैं
यह टंकी किले के जमाने की जल व्यवस्था का हिस्सा थी, सदियों पुरानी, पर आज भी खामोशी से खड़ी, जैसे अपने भीतर कई कहानियां छुपाए हों। लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। धूप आसमान से आग की तरह बरस रही थी, चारों ओर जंगल थे और कहीं कोई संकेत नहीं था कि ये पानी की टंकी आखिर है कहाँ। शरीर थक चुका था, पर मन में अब भी एक आखिरी झलक देखने की ललक बाकी थी। डैडी ने चारों ओर नजर दौड़ाई, कुछ पल चुप रहे और फिर जैसे कोई अदृश्य राह पकड़ ली। उन्होंने हमसे कहा, तुम लोग यहीं रुकना, मैं देख कर आता हूं। हम थोड़े घबराए, इतना घना जंगल, अकेले जाना, बट डैडी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास था जो हमें हर बार भरोसा दिला देता था। तो डैडी गए थे पानी की टंकी ढूंढने के लिए। डैडी क्या हुआ? मिला नहीं भाई। कैसे? चार रास्ता 5 रास्ता है। अच्छा, किधर गुम हो गया हम। ओके ओके। और ये धूप भी ज्यादा है। धूप भी ज्यादा है, इसलिए पलटी मार इसके कारण पलटी मार के घोड़े फरार। हाँ, बोलते हैं ना, समझदारी से आप काम कीजिए। हाँ, हमने पूरा जंगल छान मारा, हर मोड़ पर देखा, हर ऊंचाई चढ़ी, लेकिन पानी की टंकी कहीं नजर नहीं आई। अब हालत ऐसी हो गई थी कि न आगे जाने की ताकत बची थी, न इंतजार करने का सब्र। तभी हमने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही फैसला हो गया। अब बहुत हो गया, किसी ने कहा। नीचे लौटते हैं, हमने तय किया। कभी कभी वापसी में भी समझदारी होती है, और उस दिन हमने ये बात जंगल से सीखी। डैडी, आप हमें वहाँ पे लेके गए थे पानी टंकी ढूंढने के लिए। ये तो टंकी इधर ही मिला। 2 टंकी है और इसमें अभी फिलहाल थोड़ा सा पानी है। और हम भटक गए थे, वहाँ कहाँ गए थे पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ गए थे, बट आपके सामने है, देखिए 1-2 बड़े बड़े कुएं हैं, कुएं जैसे बड़े पानी की टंकी है। अब देख, किला हमारा पूरा एक्सप्लोर हो चुका है। अभी समय आ चुका है नीचे उतरने का। सो फटाफट नीचे उतरेंगे, क्योंकि धूप तेज लग रहा है। ये धूप में हम मरना नहीं चाहते हैं।